गुणसूत्रीयवाद समझने से पहले हमें जानकारी मिलनी चाहिए गुणसूत्र के बारे में, और गुणसूत्र के बारे में समझने से पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कोशिका के बारे में। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर की जो संरचनात्मक, क्रियात्मक तथा आनुवंशिक इकाई होती है वो होती है कोशिका। अर्थात हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और अगर हम इसे एक कोशिका मानकर चलते हैं तो कोशिका के सेंटर में एक पार्ट पाया जाता है जिसे केंद्रक कहा जाता है। कोशिका का केंद्रक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केंद्रक कहा जाता है। केंद्रक की खोज किसने किया था? कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। और कोशिका के केंद्रक की खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका के केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। और कोशिका के केंद्रक में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे धागे नुमा पार्ट पाए जाते हैं, और इन्हीं को कहा जाता है क्रोमेटिड। क्या कहा जाता है? क्रोमेटिड। क्रोमेटिड कहा जाता है। इन धागे नुमा भाग को क्या कहा जाता है? क्रोमेटिड कहा जाता है। और ये क्रोमेटिड जब कोशिका विभाजन होने की स्थिति में आती है तो ये संघनित हो जाते हैं, अर्थात पास पास इकट्ठे होकर के मोटे हो जाते हैं, और जो ये मोटी संरचना बनती है इसे ही हम कहते हैं गुणसूत्र। तो इतनी बात क्लियर हो गई। तो सबसे पहले देखते हैं गुणसूत्र क्या है। तो गुणसूत्र को इंग्लिश में कहा जाता है क्रोमोसोम। क्या कहा जाता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, क्रोमो और सोम। क्रोमो का अर्थ होता है कलर्ड और सोम का अर्थ होता है बॉडी। क्रोमोसोम का अर्थ हो गया कलरफुल बॉडी, अर्थात रंगीन बॉडी या रंगीन संरचना। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब देखते हैं कि ये कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले न्यूक्लियो प्रोटीन है, जो कुंडलित धागे नुमा संरचना, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिड कहते हैं, के रूप में दिखते हैं तथा विभाजन के समय संघनित हो जाते हैं। तो इतनी बात समझ आ गई कि गुणसूत्र क्या है। ये कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले न्यूक्लियो प्रोटीन हैं जो धागे नुमा संरचना अर्थात क्रोमेटिड के रूप में दिखते हैं तथा विभाजन के समय क्या हो जाते हैं? फूलकर मोटे हो जाते हैं या संघनित होकर के मोटे हो जाते हैं। इनका आकार बदल सकता है, दंडाकार हो सकते हैं, सर्पिलाकार हो सकते हैं। ये तो विभिन्न प्राणियों में अलग अलग तरह से हो सकते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो इतनी बात हमको समझ में आ गई। और इसके बाद 1842 में सर्वप्रथम नागोली ने इन धागे नुमा संरचनाओं को केंद्रक में देखा था। अर्थात क्रोमोसोम को सबसे पहले किसने देखा था? नागोली ने। किसने देखा था? नागोली ने देखा था। और ये कैसे थे? धागे नुमा संरचनाएं थे, क्योंकि ये पहले धागे नुमा संरचनाएं ही होती हैं जब कोशिका विभाजन के लिए प्रेरित होती है या विभाजन के लिए तत्पर होती है, तो ये संघनित होकर के मोटे हो जाते हैं, जिन संरचनाओं को बाद में क्या वाल्डेयर द्वारा गुणसूत्र कहा गया। तो 1888 में वाल्डेयर ने इन सूत्रवत इकाइयों को गुणसूत्र नाम दिया था। अर्थात आप कह सकते हो कि जो क्रोमोसोम नाम किसने दिया है, गुणसूत्र नाम किसने दिया है? तो वाल्डेयर ने दिया था। तो ये बात हो गई गुणसूत्र के बारे में। आप जानते हैं कि गुणसूत्र का रासायनिक संगठन क्या होता है, अर्थात केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम किससे मिलकर बना होता है। तो क्रोमोसोम में लगभग 40% डीएनए पाया जाता है, 1 से 10% आरएनए होता है, और लगभग 40 से 50% हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन लगभग करीब 10% के आसपास ये पाई जाती है। ये होता है केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्या? गुणसूत्र। अब हम बात कर लेते हैं गुणसूत्र की संरचना की। किसकी बात करते हैं? गुणसूत्र की संरचना की। तो गुणसूत्र की संरचना का फिगर यहाँ बना हुआ है, और इस फिगर को आप बहुत ध्यान से देखेंगे अगर, तो आप देखेंगे कि सबसे बाहर एक झिल्ली नुमा आवरण पाया जा रहा है जिसका नाम है पेलिकल। और ये क्या होता है? यह गुणसूत्र का बाह्य आवरण होता है, जो कि गुणसूत्र को चारों ओर से घेरे रहता है। और इस बाह्य आवरण के अंदर बहुत ही जेलीनुमा मैट्रिक्स भरा रहता है, अर्थात इसको आधार द्रव्य भी बोला जाता है, और इसे इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं। और इन्हीं मैट्रिक्स में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें दो तंतुनुमा, एक ये और एक उसके साइड में, दो तंतुनुमा स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं या संरचनाएं पाई जाती हैं। इन्हीं को हम लोग गुणसूत्र तंतु या क्या कहते हैं? क्रोमोनिमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोनिमेटा कहते हैं। ये जो तंतु पाए जा रहे हैं, आप यहाँ देख रहे होंगे, ये तंतु है, ये तंतु है। तो ये दोनों तंतु क्या कहलाते हैं? क्रोमोनिमेटा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रोमोनिमेटा या गुणसूत्र तंत्र इनको
गुणसूत्र तंतु इनको हिंदी में कहा जाता है। और इन गुणसूत्र तंतु में जगह जगह क्या होते हैं, थोड़ी थोड़ी अंतराल पर बहुत गहरे रंग के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें क्रोमोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोमियर कहते हैं। और जो क्रोमोमियर होते हैं उनकी जो स्थिति और क्रम होता है वो निश्चित होता है, और इसी आधार पर इनकी जेनेटिक संरचनाएं बनी होती हैं। अर्थात जो क्रोमोमियर किस पे पाए जाएंगे, क्रोमोनिमेटा के ऊपर पाए जाएंगे, और जो क्रोमोनिमेटा पे क्रोमोमियर के पाए जाने का जो क्रम होगा वो फिक्स होगा। इसी से आगे चल करके लक्षणों का विकास होगा कि किसमें कितने पर जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है तो इसमें भी ये कार्य में आता है। तो जो क्रोमोमियर्स होते हैं उनका जो क्रम होता है वो फिक्स होता है। अब आगे बात करते हैं तो ये आगे चल करके कहीं कहीं पे क्या हो जाता है, संकुचित या संकीर्णित हो जाता है। और जो सबसे फर्स्ट संकीर्णन होता है उसको कहते हैं प्राथमिक संकीर्णन। क्या कहते हैं? प्राथमिक संकीर्णन। और इसको गुणसूत्र बिंदु के नाम से भी जाना जाता है। जो प्राथमिक संकीर्णन होगा उसको किस नाम से जानेंगे? गुणसूत्र बिंदु के नाम से जानेंगे, अर्थात इसको सेंट्रोमियर कहा जाता है। और जो द्वितीयक होता है संकीर्णन उसको द्वितीयक संकीर्णन बोलते हैं। और किसी क्रोमोसोम में एक से अधिक द्वितीयक संकीर्णन हो सकते हैं, अर्थात फिक्स नहीं है कि एक ही द्वितीयक संकीर्णन होगा, हो सकता है यहाँ पर भी हो यहाँ पर भी हो। जो सेंटर में होगा उसको कहा जाएगा सेंट्रोमियर। अब इसमें इसको लॉन्ग बोल दिया जाएगा, लॉन्ग लूप है। और ये कैसा है, शार्ट है, तो ये लॉन्ग टेल शार्ट टेल भी बोला जा सकता है, क्योंकि ये लॉन्ग भाग है और ये शार्ट भाग है। क्रोमोसोम के बारे में डिटेल में आपने इसके पहले की क्लासों में भी पढ़ रखा होगा। तो ये द्वितीयक संकीर्णन हो गया। जो सबसे लास्ट में एक राउंडेड पार्ट होगा उसे सैटेलाइट बोलते हैं, और जो सबसे अंतिम सिरा होता है उसको कहा जाता है टीलोमियर। तो ये होती है क्रोमोसोम की संरचना। इन सब का स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि आपके बहुत काम की चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो संरचना आपको समझ में आ गया, केमिकल कंपोजिशन आपको समझ में आ गया, और गुणसूत्र क्या है वो समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि मानव में गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं। मानव या अन्य प्राणियों की साथ में मेंशन कर लेते हैं कि गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो गुणसूत्र का प्रकार जब भी आप पढ़ते हैं तो सेंट्रोमियर यहाँ पर सेंटर पे ऐसे बहुत सारा होता है, लेकिन हम लोग मेनली दो प्रकार से क्रोमोसोम्स को पढ़ेंगे। सबसे पहला है स्वजात गुणसूत्र या कायिक गुणसूत्र बोला जाता है, वेजिटेटिव क्रोमोसोम्स बोला जाता है। वह गुणसूत्र जो लिंग लक्षणों को छोड़ करके अन्य लक्षणों का निर्धारण करते हैं, क्या कहलाते हैं? स्वजात गुणसूत्र या कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं। ये नर व मादा में कैसे होते हैं? समान होते हैं। जैसे मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। जोड़े कितने बने? 23 जोड़े। कितने जोड़े? 23 जोड़े। तो इसमें से ऐसा माना जाता है कि जो 22 जोड़े होते हैं, 22 जोड़े, इन्हीं को बोला जाता है ऑटोसोम्स। क्या बोला जाता है? ऑटोसोम्स। और जो 23वां जोड़ा होता है, 23वां जोड़ा, उसको कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम्स। क्या कहा जाता है? सेक्स क्रोमोसोम, क्योंकि यही आगे चल करके किसमें भाग लेता है? लिंग निर्धारण में भाग लेता है। क्योंकि आगे हम लोग के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है एग्जाम की दृष्टि से, लिंग निर्धारण मानव में कैसे होता है, उसको जब हम लोग पढ़ेंगे तो इस डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। तो अगला क्या हो जाएगा? लिंग गुणसूत्र, जिसको सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र होते हैं। इन्हें हेट्रोसोम्स भी कहते हैं। हेट्रोसोम्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ये होते हैं वो संरचना और जो इनका क्रोमोमियर का क्रम है, संरचना, प्रकृति और आकार के आधार पर ये कैसे होते हैं? समान होते हैं, जबकि ये भिन्न होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा एक्स वाई गुणसूत्र, इसके बारे में आपने जरूर कहीं ना कहीं जिक्र सुना होगा। तो ये हेट्रोमियर्स होते हैं, क्योंकि एक्स गुणसूत्र का आकार आकृति अलग अलग होगी, जबकि वाई गुणसूत्र का आकार और आकृति अलग होगी। और ये वाई गुणसूत्र ही जिम्मेदार होता है लिंग निर्धारण के लिए। इसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं? इनको हेट्रोसोम्स भी कहते हैं, इन्हें हेट्रोसोम्स भी कहते हैं। ये नर व मादा में अलग अलग होते हैं, जबकि जो ये ऑटोसोम्स थे वो नर व मादा में समान होते थे। क्योंकि जो 22 जोड़े नर में और 22 जोड़े मादा में समान होंगे, सिर्फ भिन्न कहाँ पर होगा? 23वें जोड़े में। नर में यक्स वाई और मादा में यक्स एक्स होते हैं। तो यहीं पर 23वें जोड़े में ही भिन्नता पाई जाती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं गुणसूत्र के कार्य के बारे में। तो गुणसूत्र पर उपस्थित जीन्स अनुवांशिक लक्षणों के वाहक होते हैं, इसी कारण गुणसूत्र अनुवांशिक वाहक कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई पार्सल मिलना है और ये डिब्बे के अंदर रखा हुआ है, और डिब्बे एक बड़े
डिब्बा जो है वो एक बड़े बॉक्स के अंदर रखा हुआ है और ये बॉक्स कौन ले जा रहा है, मान लेते हैं ट्रक के थ्रू आ रहा है, तो ये ट्रक ही वाहक का कार्य कर रहा है। मिल तो आपको रहा है, ये क्या मिल रहा है आपको, लक्षण मिल रहे हैं। लक्षण किसमें है, जीन में है, इसको जीन मान लीजिए और इसको कैरेक्टर मान लीजिए और ये हो गया क्रोमोसोम। क्रोमोसोम तो आखिरकार आप ये बात जरूर समझ चुके होंगे कि एक यानी जनक से संतान के अंदर कौन जाता है, क्रोमोसोम्स जाते हैं और क्रोमोसोम्स में होते हैं जीन और इस तरह जीन्स भी पहुंच जाते हैं, अर्थात सेपरेट होकर के जीन नहीं पहुंच करके क्रोमोसोम के रूप में पहुंचते, मतलब क्रोमोसोम पहुंचता है और क्रोमोसोम में ही जीन उपस्थित होते हैं। तो क्रोमोसोम पहुंचने के साथ साथ जीन पहुंच जाते हैं। क्रोमोसोम कैसे पहुंचते हैं, कोशिका का जब विभाजन होता है तो साथ साथ क्रोमोसोम का प्रतिलिपिकरण भी हो जाता है, अर्थात इसके कई डुप्लीकेट फॉर्म बन जाते हैं और इस तरह वो कोशिकाओं में पहुंच जाता है। अब कोशिका में क्रोमोसोम पहुंच गया है तो क्रोमोसोम के साथ जीन है और जीन में अनुवांशिक लक्षण, इस तरह अनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाती है। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ गुणसूत्र। आप गुणसूत्र को समझ चुके हैं। इससे पहले गुणसूत्र के बारे में जानकारी आपको हो चुकी है, तो अब आपको जो वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत है वो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अब हम बात करने वाले हैं वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत की। तो चलिए आप जानते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, अर्थात वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत या गुणसूत्रीय वाद के बारे में। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब मेंडल ने अनुवांशिकी के क्षेत्र में जो नियम दिया उसमें उन्होंने कहा था कि जो अनुवांशिक लक्षणों का वाहक होता है वो एक विशेष प्रकार का कारक होता है जिसे उस समय मेंडेलियन फैक्टर या मेंडलीय कारक बोला गया, क्योंकि उस समय जो था वो सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नहीं हो पाया था और कोशिका का जो विभाजन था या सेल डिवीजन था उसको बहुत अच्छे प्रकार से समझा नहीं जा सका था। लेकिन हम जानते हैं कि जब पुनर्खोज हुई किसकी, मेंडल के नियमों के द्वारा, 3 वैज्ञानिक थे, कौन कौन से, ह्यूगो डुइबरिज, कार्ल कारेंस और सेरमार्क के द्वारा खोज की गई और अनुवांशिकी के क्षेत्र में अर्थात कोशिकाओं पर डिटेल में नॉलेज लेना वैज्ञानिकों द्वारा प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे माइक्रोस्कोप्स की मदद से, सूक्ष्मदर्शियों के मदद से क्या हुआ, कोशिका विभाजन को अच्छे से समझा गया और साथ साथ में वहाँ पर 2 वैज्ञानिक अलग अलग स्वतंत्र रूप से अध्ययन करते हुए पाए गए और उन्होंने जब अध्ययन किया तो निष्कर्ष उन दोनों का एक ही निकला। वो 2 वैज्ञानिक थे सटन और बोवेरी। उन्होंने देखा कि जो मेंडलियन कारक थे, अर्थात जिसको मेंडल ने बताया था कि एक फैक्टर है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अनुवांशिक सूचनाओं को ले जाता है, वो भौतिक रूप से और कुछ ना होकर के क्या है, क्रोमोसोम है। तो इसी पर ये थ्योरी टोटली डिपेंड है। भौतिक रूप का अर्थ है जैसे मैंने बोला कि ये पेन लिखने का कार्य करती है, लेकिन जब इसको आप भौतिक रूप से लिखते हुए दिखाएंगे तभी इसको भौतिक रूप से माना जाएगा। तो चूंकि मेंडल ने उसे सिर्फ थ्योरेटिकल रूप से बताया था कि एक कारक यहाँ से दूसरी, मतलब पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अनुवांशिक सूचनाओं को ले जाता है और उसको भौतिक रूप से प्रूव करने की कोशिश किया सटन और बोवेरी ने। तो इनके सिद्धांत को समझ जाते हैं। तो 1902 में बोवेरी एवं सटन ने पता लगाया कि युग्मकों अर्थात गैमीट्स के बनने की क्रिया युग्मक जनन में, जो युग्मक जनन, ये सब डिटेल में आप पहले से पढ़ चुके हो। तो युग्मक जनन में समजात गुणसूत्रों का युग्मकों में पृथक्करण होना। सबसे पहले समजात गुणसूत्र गैमीट्स में क्या हो जाते हैं, बट जाते हैं, पृथक्करित हो जाते हैं एवं नर व मादा युग्मकों के संयुग्मन, अर्थात संयुग्मन का मतलब है निषेचन क्रिया में, निषेचन की प्रक्रिया संयुग्मन की प्रक्रिया निषेचन में समजात गुणसूत्रों का फिर से जोड़ी में मिलना। पहले वो जोड़ी में थे, फिर क्या हुए, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा वो बट गए, पृथक्करित हो गए और इसके बाद नर और मादा दोनों आपस में फिर जोड़ी में बन गए। समझने की बात है, जोड़ी में मिलना बिल्कुल मेंडल द्वारा बताए गए एकल अनुवांशिक कारक की तरह ही होता है और इस पर इन समानताओं को के कारण ही वैज्ञानिकों में यह धारणा बनी कि गुणसूत्र ही मेंडल के कारकों का कार्य करते हैं। क्योंकि गुणसूत्र क्या होते थे, जब युग्मक जनन होता था तो पृथक्करण का नियम था कि युग्मक क्या हो जाते हैं, पृथक्करित हो जाते हैं। तो यहाँ गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, युग्मक जनन में पृथक्करित हो जाते हैं और बाद में क्या हो जाते हैं, संयुग्मन जब क्रॉस कराया जाता था तो संयुग्मित होकर के नई संतान को जन्म दिया जाता था।
तो इसमें भी क्या हो जाते हैं, जब निषेचन होता है तो दोनों गुणसूत्र जोड़ी का निर्माण कर लेते हैं। तो वैज्ञानिकों की यह धारणा बन गई कि गुणसूत्र ही मेंडल के कारकों का कार्य करते हैं, और इसी आधार पर बोवेरी एवं सटन ने 1902 में वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया। और इस सिद्धांत के अनुसार इसकी सिद्धांत की दो प्रमुख बातें हैं, उनको जान लेते हैं, जिसको एग्जाम में लिखना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब एग्जाम में आएगा तो आपको गुणसूत्र के बारे में नहीं लिखना है, आपको यहाँ से लेकर के ही आगे के पार्ट्स को लिखना है। तो गुणसूत्र आपके नॉलेज के लिए हमने बताया था, ये आप लिख देंगे 2 पॉइंट तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। ये 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसमें कहा गया कि मेंडल के कारकों का जोड़ा समजात गुणसूत्रों के जोड़े पर भौतिक रूप से स्थित होता है। कहने का मतलब है, जो मेंडल ने कारकों की परिकल्पना दिया था या कारकों के बारे में जो बताया था, वो भौतिक रूप से कहाँ होते हैं, समजात गुणसूत्रों पर ही स्थित होते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि समजात गुणसूत्रों के जोड़े के प्रत्येक गुणसूत्र पर एक कारक उपस्थित होता है। और यहाँ पर थोड़ी सी चूक हो जाती है इस थ्योरी की, और हम लोग आगे जानेंगे कि आखिर ये थ्योरी फेल क्यों हुई और आज जीन मत या जीनीय थ्योरी क्यों सक्सेसफुल है, इसके बारे में आगे जानेंगे। तो इसमें कहा गया कि प्रत्येक गुणसूत्र पर एक कारक उपस्थित होता है, और साथ साथ में आगे दूसरा पॉइंट बताया गया कि अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के दौरान इस समजात गुणसूत्रों का ही क्या होता है, पृथक्करण होता है, फिर स्वतंत्र अभिवन होता है। स्वतंत्र अभिवन का मतलब अगर 2 गुणसूत्र पृथक हो रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, 2 गुणसूत्र पृथक हो रहे हैं, हम अगर इसको येलो और रेड ले लेते हैं तो इसका जो पृथक्करण होगा वो इसके द्वारा जरा सा भी प्रभावित नहीं होगा, और इसका जो पृथक्करण होगा वो इसके द्वारा प्रभावित नहीं होगा। इसी को स्वतंत्र अपव्यूहन कहते थे कि एक जोड़ा या एक गुणसूत्र दूसरे गुणसूत्र को प्रभावित नहीं करेगा, अर्थात वो स्वतंत्र रूप से पृथक्करित हो जाएगा। अर्थात इससे स्पष्ट हो जाता है कि गुणसूत्र ही मेंडल के कारकों के वाहक होते हैं। इसमें डिटेल में ये बताया गया कि गुणसूत्र ही मेंडल के कारकों के वाहक हैं, जो मेंडल ने कारक बताया था जिसे हम लोग जीन बोलते हैं। तो ये थी थ्योरी। अब हम लोग जान लेते हैं कि जो एनसीईआरटी में इसका एग्जाम्पल समझाया गया है कोशिका विभाजन को दर्शाते हुए। कोशिका विभाजन आप सभी जानते हैं कि कोशिका विभाजन की विभिन्न स्टेजेस होती हैं, जिसको आपने इससे पहले की क्लासों में जरूर पढ़ा होगा। तो कोशिका विभाजन को देखते हुए उसको एनसीईआरटी की बुक में समझाया गया है। साथ साथ में जीन और गुणसूत्र में क्या समानताएं, हम उस पर भी बात करते हैं, और ये भी जानते हैं कि आखिर गुणसूत्रीय थ्योरी के बाद जीनीय थ्योरी कैसे आई और वास्तव में कौन सी थ्योरी सबसे ज़्यादा सटीक है। तो इसको समझाने के लिए हम आपको ले चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो एनसीईआरटी की किताब में क्रोमोसोमल थ्योरी को समझाने के लिए इस फिगर का इस्तेमाल किया गया है। चलिए इस फिगर को समझने का प्रयास करते हैं। इस फिगर को समझने से पहले आपको कोशिका विभाजन संबंधी जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें इन टर्म्स का इस्तेमाल किया गया है। जब आपने सेल साइकिल फर्स्ट ईयर में पढ़ा था तो आपने देखा था कि कैसे सेल डिवीज़न होता है और उसकी पूर्वावस्था, पश्चावस्था, अनत्यावस्था, मध्यावस्था, इन सब के बारे में आप जानते हैं कि पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अनत्यावस्था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, इन सब के बारे में आप पहले से जानकारी ज़रूर रखते होंगे। तो यहाँ चूँकि हम लोग सेल डिवीज़न नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए एनसीईआरटी के फिगर में बहुत ज़्यादा डिटेल में सेल डिवीज़न को न समझाते हुए डायरेक्ट फोकस किया गया है इन बातों पर कि आप इस फिगर के माध्यम से ये देख सकते हैं कि कैसे एक 4 क्रोमोसोम वाली जो मदर सेल है या जनक सेल जिसको बोलते हैं, उससे गैमीट्स बनते हैं या संतति कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, और कैसे उनमें क्रोमोसोम ट्रांसफ़र हो रहे हैं या क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन कैसे हो रहा है। तो इसको समझने के लिए आप देखेंगे कि जीवन फेज में ये 4 क्रोमोसोम वाली कोशिका है, जो कि अगले स्टेज में आप देख रहे हैं कि क्रोमोसोम और संघनित हो जा रहे हैं। फिर पश्चावस्था फर्स्ट में इसमें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, अर्थात मियोसिस फर्स्ट होता है। फिर आप देखेंगे कि अर्धसूत्री विभाजन होता है सेकेंड अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे कि जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। और पश्चावस्था की खास बात ये होती है कि ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो इक्वेटर पर आ जाते हैं, अर्थात कोशिका के बीचों बीच में आ जाते हैं, और इसके बाद ये वाले क्रोमोसोम ऊपर की ओर चले जाएंगे और ये वाले क्रोमोसोम नीचे की ओर चले जाएंगे। और इस तरह से एक कोशिका से
दो कोशिका का निर्माण हो चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं, एक कोशिका से ये निर्माण और एक कोशिका से इसका निर्माण हो चुका है। ऐसे ही एक कोशिका से ये और एक कोशिका से ये। अब इस फिगर से आप ये ज़रूर समझ सकते हैं कि जो ये वाला क्रोमोसोम है, ये वाला क्रोमोसोम किसी भी प्रकार से इस वाले क्रोमोसोम को प्रभावित नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका जो आप देख रहे हैं ये अलग तरह से पृथक्कृत हो चुका है और ये अलग तरह से पृथक्कृत हो चुका है। अर्थात इनका जो अभ्युहन होता है वो स्वतंत्र रूप से होता है। और यह थ्योरी यही सिद्ध करना चाहती थी कि जो मेंडलीय कारक हैं वो कहाँ पर होते हैं, क्रोमोसोम में होते हैं। देखिए ये बहुत बड़ी बात हमको नहीं लगती है, क्योंकि हम अब आज जानते हैं कि जो जीन्स होते हैं वही आनुवंशिक सूचनाओं के वाहक होते हैं और जीन पाए जाते हैं क्रोमोसोम में। ये हम आज जानते हैं, लेकिन हम आज क्यों जानते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम आज इसलिए जानते हैं कि ऐसे महान वैज्ञानिकों ने इससे पहले बहुत सारा अध्ययन किया है, तभी आज हम ये बातें जानते हैं। अदरवाइज हमें पता ही नहीं चलता कि जीन कहाँ पर होते हैं, गुणसूत्र पर होते हैं और गुणसूत्र आनुवंशिक सूचनाओं का वाहन करते हैं। तो ये था इस थ्योरी का जो डायग्रामेटिक रूप से आपके एनसीईआरटी बुक में समझाया गया है। साथ साथ में हम जान लेते हैं कि इस थ्योरी की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं, क्योंकि जब एग्ज़ाम में आपको लिखना होगा तो मुख्य विशेषताएं आपको ज़रूर लिखनी होगी। तो इसकी जो प्रमुख मुख्य विशेषता है वो है कि द्विगुणित युग्मनज अर्थात जाइगोट से उत्पन्न सभी दैहिक कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। अर्थात हमारी बॉडी जितनी भी कोशिकाओं से बनी हुई है वो सभी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाली हैं, अर्थात द्विगुणित कोशिकाएं हैं। और इससे एक खास बात हमें और पता चलती है कि हमारे और हमारे जनक के बीच में जो ब्रिज है या जो पूरा आधार है आनुवंशिक सूचनाओं को इधर से उधर ट्रांसफ़र करने का, वो है क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के सबसे सेंटर में अगर आप सोचें कि जनक और संतति के सेंटर में कौन है तो वो है जाइगोट, क्योंकि जाइगोट ही आगे चल करके डिवीज़न के फलस्वरूप हमारी बॉडी का निर्माण करता है। और दूसरा जो इसका मेन पॉइंट है वो है प्रत्येक द्विगुणित दैहिक कोशिका में गुणसूत्र जोड़ों या युगल में पाए जाते हैं। अर्थात हमारे शरीर की कोशिका में जो गुणसूत्र होते हैं वो जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं, पेयर्स के रूप में पाए जाते हैं। इनमें एक गुणसूत्र समूह जो होता है वो माता के अंडाणु से और दूसरा जो होता है वो पिता के शुक्राणु से प्राप्त होता है। बहुत कमाल की बात इनके अध्ययन द्वारा पता चली। आज हम इनको जानते हैं, हमने बताया आज हम इसलिए जानते हैं क्योंकि इन्होंने इससे पहले इस पर बहुत सारा अध्ययन कर रखा है। तो हमें हमेशा थैंकफुल होना चाहिए ऐसे वैज्ञानिकों के लिए जिन्होंने हमारे लिए निरंतर बहुत सारी खोजें किया है। साथ साथ में जो तीसरा गुण है वो है एक समान दोनों गुणसूत्र अर्थात समजात गुणसूत्र युगल बनाते हैं। और इसके बाद चौथा पॉइंट है प्रत्येक गुणसूत्र पर विशिष्ट मेंडेलियन कारक या जीन उपस्थित होते हैं। चूँकि जब ये वाद दिया गया, आप समझने का प्रयास करिएगा, जब ये वाद दिया गया था तब जीन नहीं खोजे गए थे, तब सिर्फ बात की जा रही थी मेंडेलियन कारक की। तो सबसे पहले यही लोग थे जिन्होंने मेंडेलियन कारक को गुणसूत्र के रूप में प्रेजेंट किया, अर्थात भौतिक रूप में यह बताया कि ये गुणसूत्र होते हैं। जब इन्होंने गुणसूत्र फिक्स कर दिया तो अब वैज्ञानिक क्या करेंगे, आपको पता है, अब वैज्ञानिक गुणसूत्रों का अध्ययन करेंगे और इसके बाद ये उनको पता चल जाएगा कि गुणसूत्र आनुवंशिक सूचनाओं के वाहक ना होकर के गुणसूत्र में उपस्थित जो होते हैं कौन, जीन, वो होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आविष्कार आगे चलते रहते हैं, खोजें आगे चलती रहती हैं और नॉलेज अपडेट होता रहता है। तो प्रत्येक गुणसूत्र पर विशिष्ट मेंडेलियन कारक या जीन उपस्थित होते हैं। साथ साथ गुणसूत्र पर जीन जो होते हैं वो पंक्तिबद्ध होते हैं, अर्थात एक सीरियल वाइज से सेट होते हैं। अब हम बात करते हैं आगे चल करके वंशागति का जीनीयवाद अर्थात जेनिक थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है और इस थ्योरी में क्या क्या कहा गया। तो अगर देखें आप तो वंशागति के गुणसूत्रीयवाद की मान्यता का समाप्त होना तब माना जाता है जब वैज्ञानिकों को इस तथ्य की जानकारी प्राप्त हुई कि आनुवंशिक लक्षणों की जो संख्या होती है वो संख्या गुणसूत्रों की संख्या से कहीं अधिक होती। जैसे हमारे अंदर 46 गुणसूत्र हैं, लेकिन जो आनुवंशिक लक्षण है वो इससे अधिक होते हैं। जबकि बात ये कही गई थी कि ये गुणसूत्र जो है वो मेंडेलियन कारक को वाहक होता है। तो इस तरह से आगे समस्या क्रिएट हो गई। एवं मेंडल के कारक गुणसूत्रों से बहुत छोटे और इनमें ही
उपस्थित होते हैं। जब इस बात की जानकारी हुई तो इन कारकों को सन 1909 में, जो कि वो थ्योरी कब आई थी, 1902 में। 1902 में कोई नहीं जानता था गुणसूत्र के बारे में या गुणसूत्र कैसे काम करता है, तो आपको इस थ्योरी के माध्यम से गुणसूत्र के बारे में जानकारी दी गई। फिर 1909 में डब्ल्यू जॉनसन ने जीन्स का नाम दिया और बताया कि जो ये कारक होते हैं वो क्रोमोसोम ना होकर के कौन होते हैं, जीन्स होते हैं। टी.एच. मॉर्गन ने सन 1910 में वंशागति का जीन मत प्रतिपादित किया और नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया था इस मत के अनुसार, और आज भी ये मत माना जाता है। इस मत के अनुसार क्या है, आगे चल के देखो जानकारी ये भी आपको मिली कि जो जीन्स के अंदर जेनेटिक कोडांस होते हैं और उनमें ही सूचनाएं निहित होती हैं, तो नॉलेज अपडेट होता रहता है। पहला था कि जीन्स माला के मनकों यानी बीट्स की भांति गुणसूत्र पर रेखीय क्रम में लगे होते हैं। समझ लीजिए गुणसूत्र में माला की तरह जीन्स पुहे हुए होते हैं। गुणसूत्र में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल अर्थात डीएनए का अणु उपस्थित होता है तथा जीन्स भी इसी के छोटे छोटे कण होते हैं, क्योंकि जीन की परिभाषा हमने पहले ही समझ रखा है कि जीन डीएनए का वह छोटे से छोटा खंड है जिसमें आनुवांशिक सूचनाएं निहित होती, तो यही बात यहाँ पर भी कही गई है। और जीन एक भौतिक इकाई है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं तथा सभी जीवों में जीन्स की संख्या गुणसूत्रों की संख्या से कहीं अधिक होती है। हमने यही आपसे बताया था कि उस थ्योरी का जो मत फेल इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने गुणसूत्र को ऐसा माना कि एक कारक या एक गुण लेकर के चलेंगे, जबकि ऐसा हुआ कि बहुत सारे गुण एक गुणसूत्र के अंदर होते हैं क्योंकि वो जीन्स उसमें बहुत सारे होते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि मेंडेलियन कारक अर्थात जीन तथा गुणसूत्र के व्यवहार में क्या क्या समांतरता है। समांतरता का अर्थ होता है एक साथ चलने का गुण। तो सबसे पहले बात करते हैं मेंडेलियन कारक या जीन के बारे में, और ये तालिका में जो दूसरा है वो है गुणसूत्र। तो दैहिक कोशिकाओं में ये जोड़ों में उपस्थित होते हैं और गुणसूत्र भी जोड़ों में ही उपस्थित होते हैं। युग्मक निर्माण के समय एक जोड़े के दोनों एलील इस प्रकार विसंयोजित होते हैं या अलग अलग होते हैं कि एक युग्मक में केवल एक ही एलील पहुंचता है। अगर ये दो ऐसे हैं, दो क्रोमोसोम्स हैं, तो ये आगे चल करके दोनों अलग अलग पृथक्करित हो जाएंगे, यानी दोनों एलील्स अलग अलग पृथक्करित हो जाएंगे। ऐसे इधर भी युग्मक निर्माण के समय प्रत्येक गुणसूत्र युगल के दोनों गुणसूत्र भी अलग अलग संतति कोशिकाओं में विसंयोजित हो जाते हैं, अर्थात जैसे पृथक्करित हो जाते हैं। विभिन्न दैहिक लक्षणों में संबंधित कारक या जीन युगल एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से पृथक्करित होते हैं। जीन जो होते हैं वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, और यही बात हम इसमें भी लागू होती है कि एक जोड़े के गुणसूत्र दूसरे जोड़े के गुणसूत्र से स्वतंत्र विसंयोजित होते हैं, अर्थात एक जोड़ा का गुणसूत्र दूसरे जोड़े के गुणसूत्र को जरा सा भी प्रभावित नहीं करता है उनके पृथक्करण में। चौथा पॉइंट है प्रत्येक युग्मक में एक लक्षण के लिए केवल एक कारक या एलील होता है। और इधर देखें तो प्रत्येक युग्मक में प्रत्येक समजात गुणसूत्र युगल में से केवल एक गुणसूत्र होता है। प्रत्येक युग्मक में प्रत्येक समजात गुणसूत्र युगल में से केवल एक गुणसूत्र होता है सूचनाओं के लिए। नेक्स्ट है आपका युग्मनज में प्रत्येक लक्षण के लिए दो एलील होते हैं, एक नर शुक्राणु और एक मादा अंडाणु से प्राप्त होता है। ऐसे इसमें भी होता है, माता पिता या मादा नर से अंडाणु व शुक्राणु द्वारा एक जोड़ी का एक एक गुणसूत्र युग्मनज में पहुंचता है, जिसे उसमें गुणसूत्र का जो युगल बन जाता है या पेयर में बन जाते हैं। एक गुणसूत्र इधर से आया, एक गुणसूत्र इधर से आया और दोनों मिलकर पेयर का निर्माण कर लेते हैं। तो ये कंप्लीट हमने इसके बारे में पढ़ लिया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको ज़रूर समझ आई हो। यक्स एक्स और यक्स वाई प्रकार के लिंग निर्धारण को समझने के लिए हम मानव में लिंग निर्धारण के बाद दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं ड्रासोफिला में लिंग निर्धारण। अगर ड्रासोफिला का लिंग निर्धारण अलग से पूछा जाता है तो सिर्फ आपको ड्रासोफिला का लिंग निर्धारण ही लिखना है। अगर हम बात करें
कि ड्रासोफिला में XY प्रकार का लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो ड्रासोफिला में गुणसूत्रों के 4 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं? 4, अर्थात इनके पास कुल 8 गुणसूत्र होते हैं। एक जीव के पास 8 गुणसूत्र होंगे, अर्थात 4 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। इनमें से 3 जोड़े ऑटोसोम होते हैं जो कि नर व मादा में एक जैसे होते हैं। जो ऑटोसोम्स होते हैं वो नर और मादा में दोनों समान होंगे। तो ये कितने हैं? 3 जोड़ी, अर्थात 6 गुणसूत्र इधर के 6 गुणसूत्र इधर के एक समान हो गए, ये ऑटोसोम्स हो गए। तथा एक जोड़ी जो लास्ट वाला होता है लिंग गुणसूत्र X तथा Y होते हैं किसमें? नर में। X तथा Y किसमें होते हैं? नर में होते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं नर में 6 + XY लिख सकते हैं। नर में क्या हो जाएगा? 6, ये ऑटोसोम है, और XY क्या है? लिंग गुणसूत्र है। तथा मादा में 6 + XX क्या हो गया? लिंग गुणसूत्र हो गया। तो यहां हम इसको लिख सकते हैं कि 6 + XY ये नर का हो गया, और ये हो गया 6 + XX ये मादा का हो गया। ये क्या है? जनक है। ये क्या है? जनक है। अब इनमें से क्या निकलेगा? आप स्वयं जानते हैं, इसमें 2 प्रकार के क्या बन सकते हैं? 2 प्रकार के गुणसूत्र बन सकते हैं। कौन कौन से होंगे? एक X प्रकार का गुणसूत्र बन सकता है और एक Y प्रकार का गुणसूत्र बन सकता है। क्लियर हो गई बात इतनी? ऐसे ही अगर मादा में देखें तो ये भी 2 प्रकार से अंडाणु का निर्माण हो सकता है। कौन कौन से? X और X प्रकार के, X और X प्रकार के। अब ये क्या है? ये युग्मक है। ये क्या है? युग्मक है। अब इनका हम क्या कर देते हैं? आपस में फ्यूजन करा देते हैं। युग्मकों का आपस में क्या करा देते हैं? फ्यूजन। तो ये X और ये X क्या बन जाएगा? XX। ऐसे ये X और ये X बन जाएगा XX। क्लियर? ऐसे ये Y और ये X बन जाएगा XY। ऐसे ये Y और ये X मिलकर बन जाएगा XY। इस तरह हम देखते हैं कि जो 50% चांसेज हैं, 50% चांसेज किसके हैं? मादा संतति के। ऐसे ही 50% चांसेज हैं नर संतति के। 50% कैसे बन सकते हैं? नर संतति। क्लियर हो गई बात? तो इससे हम निष्कर्ष ये निकालते हैं कि जो XX और XY प्रकार का लिंग निर्धारण होता है, गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण होता है, उसमें 50% चांसेज होते हैं पुत्री के और 50% चांसेज होते हैं पुत्र के। अब हम जो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा प्रकार लेते हैं। ये हमने पहला प्रकार पढ़ा है A, हमने हेडिंग डलवाया था A, जिसमें पहला हमने पढ़ा था मनुष्य में XY प्रकार का लिंग निर्धारण। फिर हमने दूसरा इसका मतलब वो एग्जाम्पल लिया हमने, और मनुष्य के एग्जाम्पल के बाद हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया ड्रासोफिला में XY प्रकार का लिंग निर्धारण। अब हम दूसरा हेडिंग डालते हैं और वो है कैपिटल B, जिसमें पक्षियों में WZ या ZZ प्रकार का लिंग निर्धारण। इसको आप ऐसे भी हेडिंग डाल सकते हैं WZ तथा ZZ प्रकार का लिंग निर्धारण, क्योंकि यह सिर्फ पक्षियों में ना होकर के मछलियों में भी पाया जाता है, कीटों में जैसे तितलियों आदि में भी ये पाया जाता है, कुछ सरीसृपों में भी ये होता है, साथ साथ पक्षियों में भी होता है। तो विशेषकर आप में पक्षियों में मेंशन किया गया है, तो उस टॉपिक को हमने यहाँ पर ले लिया है। अन्यथा की दृष्टि में तितलियों में भी होता है और कुछ मछलियों में भी इस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। तो जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है, ये किसका एग्जाम्पल था? XX और XY प्रकार का लिंग निर्धारण, जिसके 2 एग्जाम्पल हमने लिया, मनुष्य और ड्रोसोफिला। अब ये दूसरा है, ये है WZ और ZZ प्रकार के लिंग निर्धारण। इसकी बात करें अगर, तो इसमें जो नर होता है वो समयुग्मकी होता है, अर्थात नर के जो सभी क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं, अतः केवल एक ही प्रकार के गुणसूत्र Z वाले युग्मक बनाते हैं। जबकि जो मादा युग्मक 2 प्रकार के होते हैं, और इस लिंग निर्धारण को इसमें हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। हमने कहा कि जो नर है वो समयुग्मकी है, अर्थात इसको हम मान लेते हैं कि इसमें जो क्रोमोसोम संख्या कुछ भी हो सकती है, चूंकि आप पक्षी का एग्जाम्पल ले रहे हो या कीट का ले रहे हो, ये वेरी कर सकता है। तो हमने मान लिया कि 2n नंबर ये हो गए। ये क्या है? ऑटोसोम्स है। ये क्या है? ऑटोसोम है। और ये क्या है?
ये क्या है, लिंग गुणसूत्र है, ये लिंग गुणसूत्र हो गए। ऐसे जो मादा होगी उसमें ये ऑटोसोम है और ये लिंग गुणसूत्र है। तो इस तरह अगर हम इसका विभाजन करवाते हैं तो N+Z एक प्रकार का शुक्राणु बन गया, ऐसे N+Z एक प्रकार का नर युग्मक बन गया, ये दोनों नर युग्मक बन गए। अब इसमें हम देखते हैं कि 50% N+Z, 50% N+Z मतलब 100% N+Z वाले ही बन रहे हैं। ये युग्मक कैसे हैं, एक ही जैसे हैं। यहां हम युग्मक लिख देते हैं, युग्मक, क्लियर। अब जब मादा में देखते हैं तो 50% N+Z वाले बन रहे हैं और 50% N+W वाले बन रहे हैं। चलिए इनका फ्यूजन करवाते हैं। तो यहां देखेंगे N और N, 2N प्लस Z और Z, Z और Z। अब यहां इनका फ्यूजन इससे करवाते हैं, इसका फ्यूजन यहां से करवा देते हैं। अब क्या बन जाएगा, ध्यान से समझिएगा, ये बन जाएगा 2N प्लस ZW, ZW, 2N प्लस ZW। अब क्या करते हैं, इसका संकरण इससे करवाते हैं। तो हम देखते हैं 2N प्लस ZW, 2N प्लस ZW, और इसका संकरण अब किससे बचा हुआ है, इसका संकरण इससे करा देते हैं, जिससे बन जाता है 2N प्लस ZZ। इस तरह हम देखते हैं कि इसमें भी 50% चांसेज हैं नर संतान की, ऐसे 50% चांसेज हैं मादा संतान की। तो ये देखिए, ये 50% क्या बनेंगे, ZW अर्थात मादा, तो 50% मादा संतति, ऐसे ही 50% क्या बन जाएंगे, नर संतति बनेंगे, क्लियर। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि इसमें 3 प्रकार से लिंग बनते हैं, उनको चलिए समझ लेते हैं। तो लिंग निर्धारण की जो लास्ट क्रिया विधि हमको समझना है वह है अगुणित द्विगुणित क्रिया विधि, और इसका एग्जाम्पल है मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको जरूर आप समझ लीजिए। और इसमें क्या होता है, किया होता है हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, अर्थात इसमें कुछ संतानें जो होती हैं वो हैप्लॉइड बनती हैं और कुछ संतानें डिप्लॉइड बनती हैं। काफी टिपिकल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें क्या है, कुछ संतानें हैप्लॉइड बन रही, कुछ डिप्लॉइड। इससे पहले की जितनी भी विधि हमने पढ़ा उनमें सभी संतानें कैसी बन रही थी, डिप्लॉइड ही बन रही थी। तो इसको बात करें अगर, तो इस प्रकार के जो लिंग निर्धारण की क्रिया विधि होती है वो कीट जैसे मधुमक्खी, ततैया और चींटियों या दीमक में देखने को मिलती है। क्यों, और इसमें जो होते हैं वो सदस्य जो होते हैं वो कुछ अलग अलग प्रकार के देखने को मिल सकते हैं। हमने एग्जाम्पल में जो आपके सिलेबस में मेंशन है मधुमक्खियों, उसको लिया है। तो मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण समझने के लिए हमको यह जानना होगा कि मधुमक्खियों में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं। मधुमक्खी आपके सिलेबस में मेंशन होगी तो बहुत अच्छे से उसमें बताएंगे कि उसमें फीमेल और मेल और जो श्रमिक होते हैं उन सब का कार्य क्या क्या है। तो उसको डिटेल में हम सिलेबस देखने के बाद ही समझेंगे। यहाँ पर हमको सिर्फ उसका लिंग निर्धारण समझना है। तो हम बता सकते हैं कि जो मधुमक्खी होते हैं, यानी मधुमक्खी के एक छत्ते में 3 प्रकार के सदस्य पाए जाते हैं। सबसे पहली जो सदस्य होती है वो समझ लीजिए पूरे छत्ते की मालकिन होती है, वो होती है रानी मक्खी। और रानी मक्खी का कार्य होता है अंडे देना, और ये फर्टाइल फीमेल होती है। साथ साथ में दूसरे प्रकार का जो मक्खा पाया जाता है जिसे ड्रोन कहते हैं, वो है नर होता है, जिसका सिर्फ और सिर्फ काम होता है कि प्रजनन क्रिया करना, अर्थात स्पर्म को फीमेल यानी रानी में डोनेट करना या ट्रांसफर करना। इसके बाद उसका काम खत्म हो जाता है। और नर जो होता है वो स्वयं जो पुष्प का रस भी नहीं चूस सकता, इसलिए प्रजनन क्रिया के बाद नर एक हिसाब से तड़प तड़प के मर जाता है मक्खियों में, और ये कहीं ना कहीं मरा पड़ा हुआ मिलेगा। नर मक्खी थोड़े बड़े होते हैं लेकिन रानी मक्खी की अपेक्षा छोटे होते हैं। और बीच में होते हैं श्रमिक मक्खियां, ये इनफर्टाइल मादाएं होती हैं जो द्विगुणित होती हैं। चलिए इन पे बात कर लेते हैं। तो मधुमक्खियों में सामान्यतः 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। सबसे पहला है द्विगुणित रानी अर्थात डिप्लॉयड क्वीन। ये फर्टाइल होती है और ये उस छत्ते की मुखिया होती है। इनका विकास निषेचित अंडे से होता है। इनमें छनन क्षमता पाई जाती है और ये फीमेल्स होती हैं। तो ये यज्ञ
लगातार ले करती रहती है। दूसरा है द्विगुणित श्रमिक मक्खी। द्विगुणित श्रमिक मक्खी अर्थात इनका भी जो विकास होता है वो निषेचित अंडे से ही होता है, क्योंकि निषेचन के बाद ही तो 2n नंबर के बनेगा जाइगोट। तो समझने की बात है। तो द्विगुणित श्रमिक मक्खियां अर्थात डिप्लॉयड वर्कर्स जो होते हैं ये अर्ध विकसित मादाएं होती हैं, अर्थात होती मादाएं हैं, लेकिन इनका विकास कंप्लीट रूप से नहीं हुआ होता है। जिनका विकास निषेचित अंडे से होता है परंतु इनमें जनन अंग विकसित नहीं होते। अब जनन अंग का विकास एक अलग फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो भी हम आपको नोट के रूप में बता देते हैं कि मधुमक्खी में द्विगुणित लार्वा से जो फर्टाइल रानी यानी फर्टाइल फीमेल, या ये दो कंडीशंस यहाँ है, इन दोनों के बनने के चांसेस बता देते हैं कि कौन रानी बन सकती है और कौन श्रमिक बन सकती है। तो इनका जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है का विकास जो होता है वो भोजन की गुणवत्ता पर आश्रित होता है, अर्थात किस प्रकार का भोजन वो फीड करते हैं। यदि द्विगुणित लार्वा को भोजन के रूप में श्रमिक मक्खियों के मुख से स्रावित रॉयल जेली या शाही जेली खाने को मिल जाती है तो वह मक्खी क्या बन जाती है, रानी मक्खी बन जाती है। अर्थात जो द्विगुणित लार्वा है अगर वो रॉयल जेली को फीड कर लेता है, अब समझ लीजिए रॉयल जेली कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो वो बन जाती है नारी मक्खी। अब जो नारी मक्खी है या रानी मक्खी है, समझ लीजिए अब दो रानी मक्खियां बन चुकी हैं। अब जब दो रानी मक्खी हो जाती है एक छत्ते में, तो चूंकि एक छत्ते में सिर्फ एक रानी मक्खी रहती है तो इन दोनों का साम्राज्य आगे चल करके अलग हो जाता है। इस पक्ष के लोग दूसरा छत्ते का निर्माण कर लेते हैं, इस पक्ष के लोग उसी छत्ते में रहते हैं जो भी प्रबल होंगे। तो कहने का मतलब जो इसमें रानी बनने का या फर्टाइल होने को डिपेंड करता है वो है फूड पर डिपेंड करता है, क्योंकि दोनों होते हैं, दोनों निषेचित अंडों से बनते हैं, बात हमारी समझिएगा, और दोनों द्विगुणित होते हैं। इसने रॉयल जेली फीड किया था इसलिए रानी बन गई, और इन्होंने रॉयल जेली नहीं फीड किया था इसलिए श्रमिक बन गई। अब श्रमिक में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, गार्ड होती हैं, और उसमें बहुत सारे मतलब डिवीजन है, इसको हम लोग कभी आगे मेंशन करेंगे। अभी आपको ये समझ आएगी रानी कैसे बनेगी। अब बात करते हैं अगला जो तीसरे प्रकार का सदस्य है वो है अगुणित नर या ड्रोन। ये हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड मेल, या इनको ड्रोन्स भी बोला जाता है। थोड़े बड़े होते हैं साइज में, श्रमिक से थोड़े ये बड़े होते हैं, और इनमें जनन क्षमता सक्रिय होती है, ये शुक्राणु का निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि अब होता क्या है, इनके साथ अन्याय भी होता है। सबसे पहले जब तक रानी प्रजनन नहीं करती है श्रमिक मक्खियां इनको खूब ज्यादा भोजन कराती है ताकि ये तगड़े तंदुरुस्त हो जाए। जैसे ही प्रजनन हो जाता है उनको छत्ते में वापस घुसने तक नहीं देती, इसके बाद बेचारे वो तड़प तड़प के मर जाते हैं। तो इनका विकास अनिषेचित अंडे से होता है, अनिषेचित अंडे से। इन दोनों का विकास किससे हो रहा था, निषेचित अंडों से हो रहा था, जबकि उसका विकास हो रहा है अनिषेचित अंडे से। कैसे होगा, अनिषेक जनन द्वारा होता है। नर शुक्राणु उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं या उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। इनका कार्य ही होता है स्पर्म को निर्मित करना और इसके बाद प्रजनन करना, किसके साथ, रानी के साथ। ये जो होती है श्रमिक मक्खियां ये प्रजनन क्रिया नहीं करती, प्रजनन क्रिया सिर्फ करती है जो डिप्लॉयड क्वीन है या द्विगुणित रानी और अगुणित नर के बीच ही प्रजनन क्रिया होती है। इन वर्कर्स का सिर्फ और सिर्फ काम होता है सेवा करना, उसमें लगातार वर्क करना और शहद इकट्ठा करना, छत्ते का निर्माण करना, लार्वा को देखना, अंडे को देखना, ये सब काम इनका होता है। और इस प्रकार का जो विकास होता है इसको कहते हैं अर्हिनोटोकी कहा जाता है। अर्थात जो अगुणित अंडे हैं उनसे जो निर्माण हो रहा है अनिषेक जनन द्वारा, उस प्रकार के विकास को कहा जाता है अर्हिनोटोकी कहा जाता है। अब इस एग्जाम्पल को हम लोग समझ लेते हैं कि जो नर मधुमक्खी होगी, चूंकि इनमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है 32 होती है। कितनी होती है, 32 होती है। अब जो नर है वो कैसा है, अगुणित है। तो जो अगुणित नर होता है, नर मक्खी होती है, उसमें कितने गुणसूत्र होंगे, 16। ये कैसा होता है, यन नंबर है, क्लियर। और जो मादा मक्खी होती है वो कैसी होती है, द्विगुणित होती है, अर्थात ये 2n होती है। तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 32 होगी। अब इसमें होता है समसूत्री विभाजन। कैसा विभाजन, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप
ये उत्पन्न करते हैं शुक्राणुओं का उत्पन्न करते हैं ये शुक्राणु। तो शुक्राणुओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 16 ही होगी। जबकि जो फीमेल होती है वो अर्धसूत्री विभाजन करती है। कैसा विभाजन करती है? अर्धसूत्री विभाजन। जिससे चल करके आगे 16 के 2 अंडाणु बन रहे होते हैं। ये अंडाणु कैसे हैं? n नंबर ए भी है, n नंबर ए भी है, n नंबर ए भी है। ये है शुक्राणु, इसको हम लिख देते हैं शुक्राणु। इसको लिख सकते हो आप अंडाणु, लिख दीजिए यहाँ पे अंडाणु। क्लियर? अब क्या होता है? अब होता है फ्यूजन या निषेचन। ये 16 और ये 16 आपस में फ्यूज कर जाते हैं। ये अंडाणु था और ये शुक्राणु था, तो 16 और 16 32, अर्थात 2n नंबर का जाइगोट बन जाता है। 2n नंबर का जाइगोट बन गया है और इसको हम लिख देते हैं द्विगुणित लार्वा। लार्वा या मादा मक्खी, मादा मक्खी इसको लिख देते हैं। क्योंकि जो नर होते हैं वो कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं एक अगुणित अंडाणु बचा हुआ है। चूंकि अंडाणु अगुणित होता है, शुक्राणु भी अगुणित होता है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है। अब ये जो अंडाणु था अगुणित था और इसमें कौन सी क्रिया हुई? अनिषेक जनन। कौन सी क्रिया? अनिषेक जनन। और अनिषेक जनन के फलस्वरूप यह किसका निर्माण कर लेता है? यह निर्माण कर लेता है किसका? नर का। किसका? नर का निर्माण कर लेता है। नर या ड्रोन्स, नर या ड्रोन का निर्माण हो जाता है। यहां पर 2 कंडीशन होती है। जो द्विगुणित लार्वा बना हुआ है, अगर यह रॉयल जेली को फीड कर लेता है, यहां लिख देते हैं फीड रॉयल जेली, रॉयल जेली, देन ये क्या बन जाएगा? रॉयल जेली फीड करने से इसके जननांगों का विकास हो जाएगा। अदरवाइज जो श्रमिक थे उनके जननांगों का विकास नहीं था। तो सबसे काम की बात है किस पे सबसे ज्यादा ट्राई इनको करना चाहिए? रॉयल जेली को फीड करने के लिए। अगर इसने रॉयल जेली फीड कर लिया है तो ये क्या बन जाएगी? क्वीन बन जाएगी। इसको लिख देते हैं फर्टाइल क्वीन। क्लियर? फर्टाइल क्वीन बन गई। और अगर रॉयल जेली फीड नहीं कर पाई, यहां लिख देते हैं नॉट फीड रॉयल जेली, देन ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? तब इसके जननांगों का विकास नहीं होगा और ये बन जाएगी इनफर्टाइल फीमेल वर्कर। क्या बन जाएगी? इनफर्टाइल फीमेल वर्कर। ये बन जाएगी इनफर्टाइल फीमेल वर्कर बन जाएगी। तो इस तरह हमने देखा कि इसमें 3 प्रकार के सदस्यों का निर्माण हो जाता है। ये बन गई है फर्टाइल क्वीन, ये बन गई इनफर्टाइल वर्कर और ये बन चुका है ड्रोन। तो इनका निर्माण कैसे होता है ये आप प्रक्रिया समझ चुके।